इवनिंग फ्रेंड्स। चलो, कल हम लोगों ने डिडक्शन कंप्लीट किया था। लास्ट प्रोविजन हमने 10AA डिस्कस किया था। क्या था 10AA? टैक्स हॉलीडे करके था। अब SEZ में अगर आपका यूनिट है तो हम आपको बेनिफिट दे रहे हैं कि जो भी चीज़ें आप एक्सपोर्ट करोगे और उसके वजह से जो भी आपको प्रॉफिट आएंगे, पहले 5 साल के लिए वो सारे के सारे प्रॉफिट का आपको कहने से डिडक्शन मिल जाता है। नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट, थर्ड 5 इयर्स के लिए अमाउंट ट्रांसफर टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन, रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट, री इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट एंड और 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट विच एवर इज लोअर। इतना हम आपको डिडक्शन देंगे। Now how to calculate export profit? So it is total profit multiply by export turnover divide by total turnover. अब इधर एक्सपोर्ट टर्नओवर में आप उतना ही अमाउंट लोगे विच इज ट्रांसफर्ड विच इज रेमिटेड टू इंडिया अप टू 30th सितंबर ऑफ असेसमेंट ईयर। अगर कोई भी अमाउंट सेपरेट बैंक अकाउंट में रखा है आउटसाइड इंडिया विच इज अप्रूव्ड बाय RBI, तो वो भी काउंट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपका जो फ्रेट है, इंश्योरेंस है, टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस एंड एनी अमाउंट चार्ज टू कस्टमर्स फॉर रेंडरिंग सर्विसेज आउटसाइड इंडिया, कहने से ये सब आपके टर्नओवर में इंक्लूड नहीं होगा। फिर उसके बाद जो भी आपने ये अकाउंट में पैसा डाला था री इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट में, वो तुम्हें यूज़ करना है फॉर परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। पर 3 इयर्स के एंड में आप उसके पहले पैसा अपने बिजनेस में यूज़ कर सकते हो। 3 चीज़ों के लिए यूज़ नहीं करना है, डिविडेंड नहीं देना है, उसमें से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है और कोई असेट नहीं क्रिएट करना है आउटसाइड इंडिया। अगर आपने ये 3 पर्पस के लिए यूज़ कर लिया तो उसको हम बोलेंगे मिस यूटिलाइजेशन। तो जिस साल में मिस यूटिलाइजेशन हुआ वो साल में टैक्स, एंड अगर यूज़ ही नहीं किया फॉर प्लांट एंड मशीनरी तो जब 3 साल एक्सपायर हो जाएंगे उसके बाद जो नेक्स्ट ईयर आएगा उसमें टैक्सेबल। आपका बिजनेस न्यू बिजनेस होना चाहिए। इट शुड नॉट बी फॉर्म बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ बिजनेस ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी का यूज होना चाहिए लेस देन और इक्वल टू 20% एंड अपना रिटर्न फाइल होना चाहिए। सो ये हमने कल 10AA डिस्कस किया था। उसके पहले हमने चैप्टर 6A हेडिंग नंबर C में 3 डिडक्शन डिस्कस किए, 80 JJAA, 80 QQB एंड 80 RRB। ये 3 सेक्शंस और डिस्कस किए थे। ये था एम्प्लॉयमेंट अगर जनरेट किया है तो जो भी एम्प्लॉय को सैलरी दोगे उसका 30% हम डिडक्शन दे देंगे। 80 QQB में इट वॉज रॉयल्टी ऑन बुक्स, मैक्सिमम डिडक्शन ये सेक्शन में 3 लाख, और ये था रॉयल्टी ऑन पेटेंट्स। अब फ्रेंड्स इसी से कनेक्टेड अब अपने को एक छोटा सा डिस्कशन करना है और वो है ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है। क्या है कॉन्सेप्ट का नाम? AMT। पहले तो अपन समझते हैं कि ये चैप्टर क्यों बनाया है, AMT क्यों बनाया है, रीजन क्या है। देखो एक एग्जांपल लो कि गवर्नमेंट ने ना ये सेक्शन बनाया, कौन सा? 10AA। 10AA बना के गवर्नमेंट ने लोगों को क्या दिया? बेनिफिट ही दिया है। तुम 80 QQB देखो, रॉयल्टी ऑन बुक्स, ये भी बेनिफिट है। 80 JJAA देखो, क्या है? ये भी बेनिफिट। मतलब आज तुम्हारा खर्चा ही नहीं हुआ है 80 JJAA में, तो कोई खर्चा नहीं है, एक्स्ट्रा 30% ऐसे ही मिल रहा है। तो गवर्नमेंट ने ये सारे सेक्शंस बनाए। जब तुम फाइनल में आओगे ना तब तुम चैप्टर 6A के अंदर हेडिंग C में और भी डिडक्शंस पढ़ोगे, जैसे 80IA, IB, IC,
आईडी, आईई, आईएसी, आईबीए, ऐसे काफी सारे सेक्शंस हैं। ये सब भी है ना, अगर तुम सेक्शंस देखोगे ना तो सेम लाइंस पे है जैसे 10AA है, कि आपको पहले 5 साल तक टैक्स नहीं लगाएंगे, बाद में 5 साल 25% पे टैक्स, ऐसे अलग अलग प्रोविजंस है ये सब। ये सबको भी हम क्या बोलते हैं, टैक्स हॉलीडे ही बोलते हैं। तो आज गवर्नमेंट ने ये सारे सेक्शंस बनाए और गवर्नमेंट ने अपने को क्या देना स्टार्ट किया, बेनिफिट, कि भाई तुम बेनिफिट लो। अब समझो अपन एक ही एग्जांपल के साथ स्टार्ट करते हैं कि 10AA करके सेक्शन है। समझो आपका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर, हर साल समझो तुम्हें 1000 करोड़ का प्रॉफिट आ रहा है, 1000 करोड़ का, 1000 करोड़, 1000 करोड़, 1000 करोड़ एंड 1000 करोड़ का क्या आ रहा है, प्रॉफिट। ये तुम्हारा एक्सपोर्ट प्रॉफिट है। क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा 1000 1000 1000 1000 1000 डिडक्शन में चला जाएगा। समझो ना अभी के लिए कि 5 साल के लिए ये सेक्शन बनाया है सिंपल रखने के लिए, तो 5 साल तक तुम्हारा टैक्स कितना, 0 0 0 0 0। अब आया 6th ईयर, 7th ईयर, 8th, 9th और 10th ईयर। समझो एवरी ईयर योर प्रॉफिट इज अगेन 1000 करोड़, every year it is 1000 crores and every year your tax, एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन सिर्फ समझने के लिए, is 100 crores। कितना है टैक्स तुम्हारा, 100 करोड़। मतलब ये 10 साल में मिला के आप टैक्स कितना भरने वाले हो, 10, 500 करोड़ भरोगे, 500 करोड़, ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या बोल रही है, ध्यान से सुनो। गवर्नमेंट बोल रही है तुम 1000 करोड़ कमा रहे हो और तुम टैक्स तो दे ही नहीं रहे हो। इधर भी तुम 1000 करोड़ कमा रहे हो, टैक्स नहीं दे रहे हो, इधर भी 1000 करोड़ कमा रहे हो, टैक्स ही नहीं दे रहे हो। अच्छा, क्या हम कोई चोरी कर रहे हैं क्या, नहीं, ये तो गवर्नमेंट ने हमें बेनिफिट दिया है, वो बेनिफिट हम ले रहे हैं, तो हम कोई चोरी तो कर नहीं रहे हैं। अब गवर्नमेंट क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनो। गवर्नमेंट बोल रहा है कि तुम अभी इधर 1000 करोड़ कमा कमा के टैक्स के नाम पे कुछ भी नहीं दोगे तो ये गलत है। हम है ना, हम एक ऑल्टरनेट मेथड बना रहे हैं जिसको उन्होंने नाम दिया, शांति से सुनना, मैट करके, मैट, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। हम एक ऑल्टरनेट मेथड बना रहे हैं जिसके बेसिस पे आपको यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, जहां पे टैक्स नहीं आ रहा है ना, वहां पे कुछ ना कुछ टैक्स तो भरना पड़ेगा। तो उन्होंने बनाया मैट, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, ये कॉन्सेप्ट उन्होंने बनाया। तो समझो आपको इधर टैक्स आ रहा है 30 करोड़, 30 करोड़, 30 करोड़, 30 करोड़ एंड 30 करोड़, ऑल्टरनेट मेथड के हिसाब से। अब जो मैट बना था ना, मैट, ये बनाया था सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ कंपनीज के लिए। तो अब क्वेश्चन आया, इंडिविजुअल हो गया, पार्टनरशिप फर्म, उनके लिए क्या, तो उनके लिए फिर बनाया ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। तो ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स जो बना ना, वो बना किसके लिए, पर्सन अदर देन कंपनी। क्यों, क्योंकि कंपनी के लिए क्या बनाया, मैट। तो अब तुम्हें मैट के सिलेबस नहीं है, पोर्शन, मतलब ये पोर्शन में नहीं है मैट चैप्टर, तुम्हें क्या पढ़ना है, एएमटी। अब एएमटी में ये लोग बोल रहे हैं तुम ऑल्टरनेट मेथड से यहां पे कुछ ना कुछ टैक्स पे करोगे, मतलब तुम्हें नॉर्मली टैक्स कैलकुलेट करना है और तुम्हें एक ऑल्टरनेट मेथड के हिसाब से भी टैक्स कैलकुलेट करना है। दोनों मुझसे तुम्हें भरना क्या पड़ेगा, जो भी हायर आया वो। तो अब लोगों ने वापस गुस्सा करना स्टार्ट किया यहाँ पे कि यार ये तो ऐसा हो गया कि तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो। कैसे बेवकूफ, एक जगह पे बोल रहे हो हम तुमसे टैक्स नहीं लेना चाहते हैं, दूसरा तुमने बना दिया ऑल्टरनेट मेथड और उसके बेसिस पे तुम हमसे टैक्स ले रहे हो। इससे अच्छा तो तुम ये जो 10AA सेक्शन है वो ही हटा दो। अरे ऐसा थोड़ी है कि एक जगह से बेनिफिट लिया और दूसरे जगह से वापस दे दिया, मतलब एक जगह से बेनिफिट दो, दूसरे जगह से ले लो, ये तो बात ऐसी हो गई। तो गवर्नमेंट ने बोला हमारा इंटेंशन वैसा नहीं है, हम तुम्हें बेनिफिट तो देना ही चाहते हैं।
क्या करो तुम जब ये सेक्शन में आ रहे हो 10AA के अंदर या ऐसे सिमिलर सेक्शंस में, तो तुम क्या है ना 5-5 साल तक टैक्स भरोगे नहीं। एक काम करो, ऑल्टरनेट मेथड के हिसाब से अभी टैक्स भर दो तुम लोग, ये 30 करोड़ भर दो। जब तुम्हारा एक्चुअल में टैक्स भरने को आएगा ना, तो हम तुमसे सिर्फ 70 करोड़ ही लेंगे। मतलब जो तुमने 30 करोड़ इधर ज्यादा भरा होगा ना, वो सब इधर क्रेडिट की तरह एडजस्ट होता जाएगा। एट दी एंड जब तुम 10 साल का ऐड करोगे ना, तुम्हारा टैक्स 500 का 500 करोड़ ही रहेगा। तो अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, सर तो फिर ये प्रोविजन बनाया क्यों? एक ही पर्पस के लिए अगर समझ में आ रहा हो तो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। जहां पे गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिल रहा था, वहां पे ऑल्टरनेट मेथड के बेसिस पे गवर्नमेंट ने कुछ अमाउंट आपसे लेना स्टार्ट कर दिया, एंड फिर जाके वही चीज आगे जाके एडजस्ट करवा दी। इसमें क्या हो गया, आपको भी बेनिफिट मिला, गवर्नमेंट को तुम समझो 30 करोड़ फर्स्ट ईयर में मिल गया। गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इसको इन्वेस्ट करके कहने से ये पैसा तब तक डबल भी कर सकती है। तो पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है कौन सी चीज का, मैट का एंड एएमटी का। तुम्हें कोई पूछे ना मैट और एएमटी आया क्यों, तो उसका एक ही रीजन है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आज गवर्नमेंट को जहां पे टैक्स मिलने वाला नहीं था वहां पे मिलना स्टार्ट हो गया, और गवर्नमेंट ने क्या किया, यही टैक्स का तुम्हें आगे जाके क्रेडिट दे दिया। बाद में एडजस्ट कर लेंगे, छोड़ो। आया समझ में कि नहीं समझा? समझा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है मैट और एएमटी के पीछे। अब आपको मैट तो सिलेबस में, तो आपको सिलेबस में क्या है, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, ये आपके सिलेबस में है। अब एएमटी के प्रोविजंस क्या है, ध्यान से समझो। तो एएमटी के प्रोविजंस ऐसे हैं कि पहले तो आप नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से अपनी नेट टोटल इनकम कैलकुलेट करो। क्या कैलकुलेट करो? जो आप करते आ रहे हो अभी तक, मतलब अरे 5 हेड्स माइनस डिडक्शन, सारे 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 बेनिफिट्स ले लो, और इसके ऊपर आप टोटल टैक्स भी कैलकुलेट कर लो। अब तुम क्या करो, अब तुम ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स के हिसाब से एडजस्टेड टोटल इनकम कैलकुलेट करो। मतलब ये जो एएमटी का कॉन्सेप्ट है ना, उसमें जो नेट टोटल इनकम आती है ना, उसको हम एडजस्टेड टोटल इनकम बोलते हैं। और इसके ऊपर फ्लैट 18.5% बेसिक टैक्स लगा दो। फ्लैट 18.5, कोई स्लैब रेट वैब रेट कुछ नहीं है, डायरेक्टली 18.5%। अगर तुम्हारी ये इनकम 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ से ज्यादा है, लगाओ सरचार्ज। मतलब यू कंसीडर दिस एडजस्टेड टोटल इनकम एज योर नेट टोटल इनकम, एंड लास्ट में ऐड कर दो HEC। सो आप इधर टोटल टैक्स निकाल लो। दोनों में से अब भरोगे क्या, जो हायर आया वो। लॉजिकली मैं बोलने जाऊं तो भरना ये चाहिए था, बट अगर समझो ये 10 लाख आ रहा है और ये 15 लाख आ रहा है, तो गवर्नमेंट क्या बोल रहा है, अभी तुम 15 लाख भर दो, एक्स्ट्रा कितना भरा तुमने वो आगे जाके हम तुम्हें क्रेडिट दे देंगे। समझा? तो अब अपने को क्या सीखना है, अपने को ये आता है कि नॉर्मल प्रोविजन में एनटीआई कैसे निकलेगी, टोटल टैक्स कैसे आएगा, हमें सीखना ये है। तो ये एएमटी के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा अपने को, एडजस्टेड टोटल इनकम। अगर तुम मेरा एक्सप्लेनेशन समझ गए हो ना, तो तुम्हारे लिए एडजस्टेड टोटल इनकम निकालना बहुत इजी हो जाएगा। एडजस्टेड टोटल इनकम निकालेंगे हम यहां पे, और उस पे फ्लैट कितना % लगा देंगे, 18.5। अब सुनो, हाउ टू कैलकुलेट एडजस्टेड टोटल इनकम। तो स्टार्ट विथ नेट टोटल इनकम। अच्छा, नेट टोटल इनकम में आपने सारे बेनिफिट्स लिए होंगे, यस। अब क्या करो पता है, इसमें ऐड कर दो क्या, डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA।
अरे भाई प्रोविजन आया ही इन सब चीजों के वजह से है। तो जब तुम ऑल्टरनेट, गवर्नमेंट अगर तुम्हें बेनिफिट दे रही है और तुम्हें टैक्स नहीं आ रहा है, तो गवर्नमेंट को ऑल्टरनेट मेथड के हिसाब से टैक्स लेना है, तो ये सारे बेनिफिट्स हटाने पड़ेंगे ना। तो अब ये बेनिफिट्स देखो, आपने एनटीआई कैलकुलेट करते वक्त 10AA माइनस किया होगा, अब ये हट रहा है, ऐड बैक कर दिया हमने। नेक्स्ट क्या ऐड करो, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A हेडिंग नंबर C। आपके सिलेबस में सिर्फ 3 ही डिडक्शंस हैं, 80 JJAA, 80 QQB एंड 80 RRB। हाँ वो सब है, बट वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। IA, IB, IC, ID वो सब भी ऐड होता है, बट वो सब तुम फाइनल में पढ़ोगे। और एक चीज ऐड करनी है, क्या है ध्यान से समझना। हम लोगों ने पता है एक सेक्शन पढ़ा था 35AD करके, स्पेसिफाइड बिजनेस। क्या बेनिफिट मिलता है स्पेसिफाइड बिजनेस के केस में? फुल कॉस्ट आपको पीएनएल में डेबिट करने मिलती है। समझो आपने एक 100 करोड़ की होटल बनाई, होटल 2 स्टार एंड अबव कैटेगरी, कितना डेबिट करोगे पीएनएल में? पूरा का पूरा 100 करोड़। अब तुम समझो पहले ही साल में 100 करोड़ डेबिट कर दिया, कहना इसे आएगा लॉस। नेक्स्ट ईयर इनकम आएगी, उसके सामने ये सेट ऑफ करोगे तो भी लॉस। नेक्स्ट ईयर इनकम आएगी, वापस से सेट ऑफ करोगे तो भी लॉस। कहने से पहले 7-8 साल तो लॉस ही सेट ऑफ होता जाएगा, तो तुम्हारा टैक्स के नाम पे तो जीरो जाएगा। तो अब वो लोग क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना। तुमने होटल बनाई या तुमने हॉस्पिटल बनाई या तुमने कोई भी स्पेसिफाइड बिजनेस स्टार्ट किया, तुम्हें सारा कैपिटल खर्चा मिल गया। समझो ना, होटल का एग्जांपल लो, सारा मिल गया पूरा 100 करोड़ का 100 करोड़। अब सोचो अगर 35AD नहीं होता तो क्या मिलता सेट पे? डेप्री मिलता। और आप याद करोगे तो होटल पे, बिल्डिंग के केस में 10% डेप्री होता, मतलब 35AD के वजह से कितना डिडक्शन मिला? 100 करोड़ पूरा। अरे 100 करोड़ की होटल थी, 100 करोड़। बट अगर 35AD नहीं होता तो कितना मिलता? 10 करोड़। मतलब 35AD के वजह से एक्स्ट्रा बेनिफिट कितना हुआ? वो 90 करोड़ जो है ना, वो ऐड करो यहां पे, 90 करोड़ एक्स्ट्रा डिडक्शन बिकॉज ऑफ 35AD। आ रहा है समझ में? अच्छा समझो तुमने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी कोई स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए, समझो वो भी 100 करोड़ की है। आज प्लांट एंड मशीनरी अगर तुम 100 करोड़ की खरीदते नॉर्मल बिजनेस के लिए, कहने से डेप्री मिलता उस पर 15%, तो अब तुम्हें 35AD की वजह से कितना एक्स्ट्रा मिला? 85 का 85 ऐड होगा। सो 10AA पूरा ऐड कर दो, 80 JJAA QQB RRB पूरा ऐड कर दो। 35AD में एक्स्ट्रा बेनिफिट, मतलब ऐसे ऐसे याद रखो, 35AD का डिडक्शन कितना? समझो 100 करोड़। अगर 35AD नहीं होता तो आपको डेप्री कितना मिलता? 10 करोड़। तो डेप्री हटा दो, 90 करोड़ ऐड करो। अब समझा कि नहीं समझा? बस तुम्हें ये 3 चीजें ऐड करनी है। किस में? तो तुम्हें जो आंसर मिलेगा ना, उसको हम बोल देंगे एडजस्टेड टोटल इनकम। खत्म। और एडजस्टेड टोटल इनकम पे बेसिक टैक्स डायरेक्टली 18.5 प्लस, अगर ये एडजस्टेड टोटल इनकम सरचार्ज की लिमिट्स के अंदर आ रही है तो सरचार्ज, सरचार्ज में देखना पड़ेगा। इंडिविजुअल होगा तो 50 लाख, फर्म होगा तो 1 करोड़, वो देखना पड़ेगा तुम्हें। और HEC, इधर जो टोटल टैक्स आया, इधर जो टोटल टैक्स आया, दोनों को कंपेयर करो, विच एवर इज पे करो, खत्म। अच्छा इधर कोई स्पेशल रेट वाला कुछ नहीं आएगा, डायरेक्टली 18.5 फ्लैट, कोई स्लैब रेट नहीं, कुछ नहीं, फ्लैट 18.5। ये बोलो समझा? अब ये जो रेट है ना 18.5, इसको इन्होंने 15% कर दिया है अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी हो तो। कौन हो? एंड लास्ट यही रेट को उन्होंने 9% कर दिया है अगर आप बिजनेस कर रहे हो। कहां पे? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में। कहां पे कर रहे हो? पता है ना अपने यहां पे फर्स्ट कहां पे है?
गांधीनगर में, पता है, सुना है, गिफ्ट सिटी करके है, तो दैट इज योर फर्स्ट आईएफएससी इन इंडिया। सो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो 9%, कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो 15, नहीं तो 18.5। अब ध्यान से सुनना, एएमटी के प्रोविजंस कंपनी को अप्लाई नहीं होंगे, उनको तो मैट अप्लाई होता है, ये पहला पॉइंट। दूसरा, इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई एंड एजेपी, अगर ये लोग 115 बीएसी में जा रहे हैं ना, तो इनको एएमटी इज नॉट एप्लीकेबल। थोड़ा सा सोचेंगे तो अपने को है ना बहुत याद आना चाहिए। क्या, क्यों ऐसा? अरे भाई ये डिडक्शन ही नहीं मिलता है, 10AA, इवन 35 एडी, 80 क्यूक्यूबी और आरआरबी भी नहीं मिलता है, सिर्फ एक ही डिडक्शन मिलता है, AA। इसके लिए उन्होंने बोला कि भाई इधर छोड़ो अभी, मतलब तुम अगर 115 बीएसी में चले गए तो एएमटी देखना ही नहीं है। तो एएमटी का कॉन्सेप्ट आएगा कब? व्हेन यू आर अंडर परफेक्ट ऑप्शनल स्कीम। अच्छा, थर्ड, इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई एंड, इनको एएमटी अप्लाई होगा कब? ऑप्शनल स्कीम में, जब ये लोग जाएंगे तब। लेकिन कंडीशन इनके केस में एडजस्टेड टोटल इनकम जो है ना वो होनी चाहिए मोर देन 20 lakhs, मोर देन, लेस देन और इक्वल टू 20 lakhs रहा तो वापस से एएमटी अप्लाई नहीं होगा। समझ रहा है? फर्म नहीं आएगा इसमें, फर्म के लिए ये कंडीशन नहीं है, फर्म को हमेशा अप्लाई होगा। और लास्ट, अगर आपके बुक्स में ये सेक्शंस ही नहीं है तो एएमटी अप्लाई नहीं होगा। बराबर? तो पहला पॉइंट देखो, कैलकुलेट बेसिक टैक्स ऑन नेट टोटल इनकम एज पर रेगुलर प्रोविजंस प्लस सरचार्ज प्लस एचईसी, कैलकुलेट 18.5, 9% और 15% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम प्लस सरचार्ज प्लस एचईसी, दोनों में से भरेंगे क्या? विच एवर इज हायर। ये साइन डालना पड़ेगा बाद में। व्हाट इज एडजस्टेड टोटल इनकम? स्टार्ट विथ योर नेट टोटल इनकम, add deduction claimed under section JJAA, QQB and RRB. Add deduction claim under section and deduction under section, but उसमें से अगर डेप्री जो भी अलाउ होगा वो माइनस कर देना। दिस इज लाइक 100 करोड़, 10 करोड़ और ये 90 करोड़, ये आ गया एडजस्टेड टोटल इनकम। प्रोविजंस आर नॉट एप्लीकेबल टू individual HUF, AOP, BOI, AJP if adjusted total income is, if person is paying tax under section 115 BAC, and last, any person including firm LLP does not claim deduction only under these sections, उनको अप्लाई नहीं होगा। ये चारों पॉइंट समझे क्या? इजी है प्रोविजन। तो अब मैं ऐसे बोल सकता हूं, इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई एंड एजेपी, इन सब के केस में पहले तो हमने दो स्कीम्स पढ़ी थी, ऑप्शनल एंड डिफॉल्ट। अब मैं क्या बोल रहा हूं, ऑप्शनल के अंदर वापस से दो पार्ट हो गए, एक नॉर्मल प्रोविजन और एक एएमटी। तो तुम्हें कोई बोले ऑप्शनल स्कीम में तुम्हारा टैक्स कितना, तो नॉर्मल और एएमटी विच एवर इज हायर इज ऑप्शनल का टैक्स, और डिफॉल्ट में तो सिर्फ एक ही आएगा जो डिफॉल्ट का टैक्स है वो। तो अब तुम्हें क्वेश्चन आया ना, क्वेश्चन अगर एएमटी के ऊपर, तो तुम्हें ये तीनों चीजें सॉल्व करनी पड़ेगी। इधर नेट टोटल इनकम निकालो, उस पे टैक्स, इधर एडजस्टेड टोटल इनकम निकालो, उस पे टैक्स, और इधर डिफॉल्ट स्कीम में भी नेट टोटल इनकम निकालो और उस पे टैक्स। तुम टैक्स में से ऑप्शनल का टैक्स क्या होगा, दोनों में से जो हायर आया वो, और डिफॉल्ट में एक ही टैक्स आएगा। फिर आप सिलेक्ट कर सकते हो दोनों में से कौन सा बेनिफिशियल है। आया समझ में? अब
अब एक पॉइंट आ रहा है, लास्ट पॉइंट, ध्यान से समझना। समझो आपका नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से जो टैक्स आ रहा है वो है 10 लाख का। ये आपका फर्स्ट ईयर है। और आपका एएमटी के हिसाब से जो टैक्स आ रहा है वो आ रहा है 15 लाख का। क्या चीज का पेमेंट करोगे? पेमेंट 15 लाख। कितना एक्स्ट्रा भरा? तो उसको हम अब से क्या बोलेंगे? एएमटी क्रेडिट 5 लाख। अब दिस क्रेडिट यू कैन कैरी फॉरवर्ड फॉर 15 ईयर्स। कितने साल? 15 साल तक आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अच्छा, सेकेंड ईयर आया। सेकेंड ईयर समझो ये आया 20 लाख, ये आया 28 लाख। क्या भरोगे वापस से? 28। 8 लाख का क्रेडिट हो गया। यहां पे टोटल 5 था, यहां पे हो गया 13। अब ये 8 लाख 15 साल और मिलेगा। अब ध्यान से सुनना, मैं आपको 2 एग्जाम्पल देना चाहता हूं, आपको रीड कैसे करना है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर केस ए, एंड फिर आएगा थर्ड ईयर केस बी। मतलब रीडिंग कैसे होगा वो समझा? फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर केस ए, वो एक केस बन गया। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर केस बी, वो सेकेंड केस बन गया। पहले अपन केस ए की बात करते हैं। समझो अब तुम्हारा नॉर्मल प्रोविजन में टैक्स आया 30 और इधर तुम्हारा टैक्स आया 10। क्या भरना पड़ेगा? अभी 30 भरना पड़ेगा, बट उसमें से अब आप 13 लाख का क्रेडिट माइनस कर दो। कितना बचा? 17 लाख बचा, ये पे कर दो, तुम्हारा एएमटी क्रेडिट हो गया 0। अभी इजी है। केस बी, समझो थर्ड ईयर में ये तो 30 आया, ये जो है ना वो 21 लाख आया एएमटी। तो भी अभी भी कहना इसे भरना तो 30 है, बट अब तुम थोड़ा सा समझो, तुम्हारे पास एएमटी क्रेडिट कितना है? 13 है। 13 अगर तुम पूरा 13 एडजस्ट करोगे, कहना इसे इधर 17 आ जाएगा। समझ रहा है कि नहीं? ये 17 जो आया उतना तुम्हें भरना है, लेकिन तुम समझो वो 17 इस साल के एएमटी से भी कम जा रहा है। इस साल का एएमटी 21, मतलब मिनिमम 21 तो भरना ही है। तो तुम अगर क्रेडिट एडजस्ट करने के बाद करंट ईयर के एएमटी से भी कम भरोगे ना, तो वो गलत हो जाएगा। इसीलिए तुम क्रेडिट सिर्फ 9 लाख का एडजस्ट करो, तुम्हारा 21 लाख का पेमेंट करो, अभी भी तुम्हारे पास 4 लाख का क्रेडिट पड़ा हुआ है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, 21 भर नहीं रहे हो तुम लोग। तुम्हें कोई पूछे कितना टैक्स भरा, तो योर आंसर शुड बी 30 भरा है। क्रेडिट हमने सिर्फ 9 लाख का एडजस्ट किया है, क्योंकि 13 का क्रेडिट एडजस्ट करेंगे तो 17 आएगा, जो इस साल का ऑल्टरनेट टैक्स जो भरना चाहिए ना उससे भी कम हो जाएगा, तो वो गलत हो जाएगा। मिनिमम गवर्नमेंट को 21 लाख टैक्स तो चाहिए। बोलो ये समझा? आपको कैसे पढ़ना है वो समझा ना? फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एंड केस ए, एंड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एंड केस बी। सो ये आपका एएमटी का कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। ये आपको चैप्टर 1 में लास्ट पेज पे मिलेगा एएमटी का कॉन्सेप्ट। फर्स्ट चैप्टर जो है ना आपकी बुक का, उसमें लास्ट पेज पे। तो अभी पहले आप लोग एएमटी का ये कॉन्सेप्ट लिख लीजिए। हो गया? तो ये आपका ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स के प्रोविजन कंप्लीट हुआ है। अब मैं आपको एक सम बता रहा हूँ, ये सम देखो। चैप्टर नंबर 1 में ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। एग्जाम में सेम क्वेश्चन आया है, सिर्फ अमाउंट्स चेंज थे। पढ़ो ये क्वेश्चन शांति से
तुम्हारे हिसाब से सोचो क्या होना चाहिए, मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा गाइड कर दूं। ये सब में आपसे है ना नॉर्मल प्रोविजंस भी पूछे हैं और डिफॉल्ट स्कीम भी पूछा है। तो जब तुम डिफॉल्ट में जाओगे तो एएमटी का कॉन्सेप्ट आएगा ही नहीं। नॉर्मल में दोनों करना पड़ेगा कैलकुलेट, नॉर्मल एंड एएमटी। पढ़ो ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में 10AA करके सेक्शन जो है वो भी है एंड 35AD स्पेसिफाइड बिजनेस, ये दोनों है। चलो पढ़ो, तुम्हारे हिसाब से सॉल्व करो, कहीं पे अटको तो मुझे पूछो क्या है। आ गया आंसर? आया, समझ में आया आप लोगों को? चलो अभी आप लोगों को और एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। सुनो अभी, ये क्वेश्चन आपके लास्ट चैप्टर का है 15.14 पेज पे। पहले सुन लो, ये अभी सब टोटल इनकम के क्वेश्चंस हैं। इसमें ना ये एक पर्सन है राजीव जो प्रैक्टिसिंग सीए है। ये सब में उसकी बिजनेस इनकम भी है और भी इनकम होगी, प्लस उसके खर्चे दिए हुए हैं और कुछ डिडक्शंस भी है। अब आपको इसको कैसे प्रेजेंट करना है, तो पहले तो नाम लिख दोगे आप राजीव, फिर लिखोगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम फॉर प्रीवियस ईयर 24-25 पर्टिकुलर्स, एंड सामने एक ही कॉलम बनेगा अमाउंट का। जो भी हेड की इनकम है ना वो यहाँ पे लिखो, जैसे इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन यहाँ पे लिख दो, उसके आगे आएगा वर्किंग नोट। अगर है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, वर्किंग नोट। वर्किंग नोट से अमाउंट्स डायरेक्टली इधर आते जाएंगे। और वर्किंग नोट कैसा बनेगा, वो चैप्टर का जो अपन ने फॉर्मेट बनाया था वो वर्किंग नोट। फिर आपका ग्रॉस टोटल इनकम डिडक्शन। अब ये सब मैं आपको क्यों करवा रहा हूं, ध्यान से समझो। अपन ने पता है जब बिजनेस एंड प्रोफेशन चैप्टर डिस्कस किया था तो मैंने आपको फॉर्मेट करवाया था एक, एड लेस एड लेस एड लेस। उसको हमने नाम दिया था इनडायरेक्ट मेथड। आपको याद हो तो उसी के नीचे एक डायरेक्ट मेथड था। डायरेक्ट मेथड में मैंने आपको क्या बोला था कि आप वही इनकम उठाओ जो बिजनेस में टैक्सेबल हो और वही खर्चे माइनस करो जो बिजनेस में अलाउड है। ये सब में ना, ये सब में तुम्हें वही करना पड़ेगा। तुम्हें ना इधर पीएनएल अकाउंट नहीं दिया है, तुम्हें दिया है रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। तो तुम्हें इसमें से इनकम निकालनी पड़ेगी जो बिजनेस में जाएगी और एक्सपेंसेस माइनस करने पड़ेंगे। दूसरी चीज, मैं एक लाइन सिर्फ हाईलाइट कर रहा हूं यहां पे, अभी इसमें थोड़ा सा आपको अपना दिमाग चलाना पड़ेगा। अपन ने उधर अक्रूवल मर्केंटाइल सिस्टम और कैश सिस्टम, पता है अपने पास ऑप्शन रहता है, यहाँ पे कैश सिस्टम चूज किया है। मतलब आप सारी इनकम्स कब रिकॉर्ड करोगे, जब रिसीव कर लोगे, और एक्सपेंसेस कब रिकॉर्ड करोगे, जब पे कर दोगे, बराबर ना। इसके ऊपर अभी आप थोड़ा सा सोचना क्वेश्चन पढ़ते वक्त, शांति से आप क्वेश्चन रीड कीजिए, आपके हिसाब से पहले सॉल्व करो कि क्या आंसर आपके हिसाब से होना चाहिए, बाद में अपन डिस्कस करेंगे। मस्त क्वेश्चन है ये। चलो स्टार्ट। पेज नंबर 15.14 पे है, क्वेश्चन नंबर 8। एक
चीज इसमें, ये जो लाइन लिखी थी ना कैश सिस्टम, याद रखना भी, दिस इज रेलेवेंट ओनली फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन। हाउस प्रॉपर्टी में आपको देखोगे तो रेंट रिसीव कितनी हुई है 50, और मंथली रेंट कितनी है 60, 5,000 पर मंथ, तो ईयरली 60। आप याद करोगे तो हाउस प्रॉपर्टी में मैंने आपको सिखाया था कि इट इज टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस। तो ये जो लाइन लिखी होती है ना ये वाली, ये लाइन रेलेवेंट होगी या तो बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम के लिए या फिर अदर सोर्स इनकम के लिए। बाकी सब जगह पे तो टैक्सेबिलिटी पहले से ही फिक्स्ड है। सैलरी में इट इज ड्यू और रिसीट विच एवर इज अर्लियर, बिजनेस में इट इज सॉरी हाउस प्रॉपर्टी में ड्यू, एंड कैपिटल गेन्स में ईयर ऑफ ट्रांसफर। चलो बढ़ते हैं आगे। अब फ्रेंड्स, अब एक तो अपना चैप्टर है रिटर्न फाइलिंग करके, नेक्स्ट है एडवांस टैक्स, नेक्स्ट आएगा इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A, 234B एंड 234C, एंड लास्ट में आपका आएगा TDS एंड TCS। ये जितने भी चैप्टर्स मैंने लिखे इन सबका वेटेज इज इन बिटवीन 10 to 12 मार्क्स। इधर से डायरेक्ट क्वेश्चंस ही आते हैं, ज़्यादा घुमा फिराने का कुछ है नहीं, थियोरी क्वेश्चंस पॉसिबल है ज़्यादा। अब चैप्टर स्टार्ट करने से मतलब अब ये सारे चैप्टर स्टार्ट हो जाएंगे आपके, बट अब पहले तो मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ रिटर्न फाइलिंग का, तो उसमें एडवांस टैक्स का पार्ट अपना कंप्लीट हो जाएगा। सी मैंने आपको क्या सिखाया था बीच में, याद करो कि गवर्नमेंट ने ये जो पूरा सिस्टम बनाया हुआ है टैक्सेशन के अंदर इज अ सेल्फ असेसमेंट सिस्टम। सेल्फ असेसमेंट का मतलब क्या होता है कि असेस ही आप अपना टैक्स खुद कैलकुलेट करो, खुद रिटर्न फाइल करो और फाइल करो रिटर्न, मतलब इनकम टैक्स के रिटर्न और सब। तो असेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेप नंबर 1 क्या होता है, स्टेप नंबर 1, तो असेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेप नंबर 1 इज कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स, कि उसको कितना टैक्स भरना है। तो अब हमने ये सीख लिया, कंप्यूटेशन अपना हो चुका, तो आप क्या करोगे, पहले 5 हेड्स की इनकम लोगे, फिर हाँ बट उसके पहले क्लबिंग ऑफ इनकम के प्रोविजंस अगर हुए तो वो ऐड कर दोगे, सेट ऑफ का इफेक्ट दे दोगे ऑफ लॉसेस, आपको मिल जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम में से आप डिडक्शन माइनस करोगे अंडर चैप्टर 6 से, डिडक्शन माइनस करोगे अंडर सेक्शन 10AA, तो अपने को मिल जाएगा नेट टोटल इनकम, और इस पे आप क्या कैलकुलेट कर लोगे, टोटल टैक्स। अब बहुत कुछ आपने सीख लिया है टैक्स के अंदर, स्पेशल रेट वाली इनकम हुई तो अलग करो, नॉर्मल रेट वाली इनकम हुई तो अलग करो, फिर वो स्पेशल रेट में अपना 111 है, 112 है, 112 और एक डिविडेंड नहीं, और एक डिविडेंड, पता है उन सब पे सरचार्ज 15% ही लग सकता है, बाकी सब पे तो 25-37 भी जा सकता है। फिर हमने एक एग्रीकल्चर इनकम किया था, उसमें याद है स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन डिस्कस किया था, कि अगर आपका एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, तो फिर आपको स्कीम एप्लीकेबल होगा। उधर स्टेप 1, 2, 3 था, एग्रीकल्चर इनकम, नॉन एग्रीकल्चर इनकम, टोटल, फिर उस पर बेसिक टैक्स। स्टेप 2 में एग्रीकल्चर बेसिक एग्जाम्पशन, टोटल प्लस बेसिक टैक्स। स्टेप 3 में 1 - 2। तो ऐसा पूरा टैक्स कैलकुलेशन आपने सीख लिया है। अब टैक्स कैलकुलेट हो चुका, अब स्टेप नंबर 2 क्या है, स्टेप नंबर 2, तो स्टेप नंबर 2 इज पेमेंट ऑफ टैक्स। अब आपको टैक्स का क्या करना पड़ेगा,
पेमेंट। पेमेंट करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, तो पहला है टीडीएस के थ्रू। अब टीडीएस क्या होता है, तो टीडीएस में दो पार्टीज होती है, एक पेयर और एक पेई। समझो यहां पे कंपनी है एबीसी लिमिटेड, यहां पे मिस्टर एक्स। एबीसी लिमिटेड मिस्टर एक्स को कुछ अमाउंट पे कर रहे हैं। नाउ दिस अमाउंट कैन बी सैलरी, रॉयल्टी, प्रोफेशनल फीस, टेक्निकल फीस, कुछ भी हो सकता है, रेंट, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो भी अमाउंट पे किया जाएगा, इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा टीडीएस। तो जो बचा वो मिस्टर एक्स को जाएगा, और ये टीडीएस किसको जाएगा, गवर्नमेंट को। ये गवर्नमेंट के पास जो टैक्स गया वो किसका टैक्स गया है, पेई जो है मिस्टर एक्स, उसका टैक्स गया। सो ये एक वे है गवर्नमेंट को टैक्स देने का। दूसरा वे क्या है गवर्नमेंट को टैक्स देने का, तो इट इज टीसीएस। अब टीडीएस में दो पार्टीज है, पेयर और पेई। पेयर पेई को अमाउंट काट के देने वाला है, क्यों, क्योंकि पेयर इज अ सोर्स ऑफ इनकम, टैक्स इज डिडक्टेड एट सोर्स। अब इधर भी है ना, दो पार्टीज होगी, पेयर और पेई। अब पेयर जब कोई भी अमाउंट पे करेगा ना, पे, तो ये अमाउंट के साथ साथ आपको टीसीएस ऐड करके कलेक्ट करना पड़ेगा। मतलब अब ये टैक्स पेई जाके गवर्नमेंट को देगा। पेयर कौन है, पेयर इज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर पेई, टैक्स इज कलेक्टेड फ्रॉम सोर्स, कलेक्टेड। सो अब ये जो टैक्स गवर्नमेंट के पास गया वो किसका गया, पेयर का गया। मतलब तुम्हें समझ रहे, टीडीएस और टीसीएस उल्टा चल रहा है। इधर टैक्स पेई का गया था, इधर टैक्स पेयर का गया है। और फिर इधर क्या होगा, तो इधर पेई अपना टोटल टैक्स कैलकुलेट जब करेगा तो उसमें से माइनस कर सकता है टीडीएस, इधर पेयर टोटल टैक्स कैलकुलेट करके टीसीएस माइनस कर सकता है। अब आ रहा है थर्ड मेथड टैक्स देने का, और वो है एडवांस टैक्स। आप गवर्नमेंट को क्या पे कर सकते हो, एडवांस टैक्स पे कर सकते हो, मतलब करना पड़ता है, इट इज कंपलसरी। बट कब कंपलसरी है, क्या रूल्स है, वो हमें अभी पढ़ने हैं। तो अब थोड़ा सा ध्यान से समझो, व्हाट इज एडवांस टैक्स। इट इज अ टैक्स विच वॉज पेएबल in assessment year but paid in previous year is known as advance tax. अब ध्यान से सुनो, अब आपको एडवांस टैक्स कब पे करना पड़ता है, तो ध्यान से सुनना। आपको जब ईयर स्टार्ट हुआ ना, ईयर स्टार्ट, तो आपको एस्टिमेट करना है आपकी नेट टोटल इनकम कितनी होगी फर्स्ट डे पे। मतलब जैसे ही कोई भी ईयर स्टार्ट हुआ, यू एस्टिमेट हाउ मच इनकम यू आर गोइंग टू अर्न इन दिस ईयर, नेट टोटल इनकम। अब तुम एस्टिमेट कौन से बेसिस पे लगाओगे, तो लास्ट ईयर के बेसिस पे लगाओ। अच्छा, तुम्हें यह भी पता होगा कि तुम्हें कहां कहां से इनकम आने वाली है, तो एक रफ एस्टिमेट तो तुम कर ही सकते हो कि तुम्हें इस साल कितना कमाने वाले हो। नाउ ऑन एस्टिमेटेड इनकम यू कैलकुलेट बेसिक टैक्स। अगर रीबेट एप्लीकेबल है तो वो माइनस करो, अगर सरचार्ज एप्लीकेबल है तो वो ऐड करो, एचईसी ऐड कर देना। अब जहां जहां से भी इनकम आएगी, तुम्हें यह भी तो पता होगा कि वो लोग कितना टीडीएस काट के देंगे इनकम। तो जो भी आपका टीडीएस है, टीसीएस है, एस्टिमेटेड है, सब एस्टिमेटेड, वो माइनस कर दो। और फाइनली देखो कि क्या आपको और कुछ टैक्स भरने को आएगा कि नहीं। तो समझो आपने एस्टिमेट की कि आपकी इनकम होगी 50 लाख, उस पर सब टैक्स वैक्स निकाला, टीडीएस माइनस किया, और समझो ये फिगर और आया 4 लाख। एग्जाम्पल, एक ऐसे ही एग्जाम्पल ले रहा हूं कि ये टैक्स आया 10 लाख,
तुम्हारा TDS TCS सब 6 लाख था, अब तुम्हारा और टैक्स आ रहा है 4 लाख। ये क्या है, एक्चुअल टैक्स है कि एस्टिमेटेड? अब तुम क्या करो, तुम्हें अपना एस्टिमेट करना है। मतलब शॉर्ट में बोलूं ना तो ऐसा सोचो कि आज तुम 1 अप्रैल पे खड़े हो ना, तो 1 अप्रैल पे नहीं खड़े हो, तुम 31 मार्च पे खड़े हो। मतलब आज साल खत्म हो जाएगा तो तुम्हें और कितना टैक्स भरना पड़ेगा, क्योंकि TDS TCS तो गवर्नमेंट के पास जा चुका रहेगा। क्या अपने को अपने जेब से और कुछ भरना पड़ेगा क्या? सो यू कैलकुलेट एस्टिमेटेड tax on estimated net total income. Now if estimated tax on estimated income is more than or equal to 10,000, then advance tax provisions are applicable. मतलब सब लोगों को एडवांस टैक्स नहीं भरना पड़ता। जिसका एस्टिमेटेड टैक्स ऑन एस्टिमेटेड इनकम इज 10,000 और मोर देन 10 नहीं है, इट इज मोर देन और इक्वल टू 10,000 हुआ, आपको एडवांस टैक्स भरना पड़ेगा। बैठ रहा है आपके दिमाग में, बैठ रहा है? सो आपको ईयर के स्टार्ट में एक एस्टिमेट करना है कि कितनी इनकम आप कमाने वाले हो, एंड ऑन एस्टिमेटेड इनकम यू कैलकुलेट एस्टिमेटेड टैक्स कि अपने को और कितना भरने को आएगा। तुम देखो, तुम ये फाइंड कर पाओगे तुम्हें कितनी इनकम आने वाली है, और जहां जहां से इनकम आएगी वो लोग कितना टैक्स डिडक्ट करेंगे। सो वो आप देख लो कितना है फाइनल, अपने जेब से और कुछ जाएगा कि नहीं। अगर जो अपने जेब से जाने वाला है वो अमाउंट 10,000 या उससे ज्यादा है तो गवर्नमेंट बोलता है फिर वो भी एडवांस में भर। मतलब गवर्नमेंट को भी ये नहीं चाहिए कि तुम टैक्स असेसमेंट ईयर में भरो। तुम भाई प्रीवियस ईयर में कमा रहे हो, प्रीवियस ईयर में ही टैक्स भरो, खत्म। अब क्वेश्चन आ रहा है टैक्स भरना है एडवांस में तो कब भरना है? तो देखो, आपको है ना 4 इंस्टॉलमेंट दी गई है। पहला इंस्टॉलमेंट 15 जून को भरना है, दूसरा इंस्टॉलमेंट 15 सितंबर, तीसरा इंस्टॉलमेंट 15 दिसंबर एंड चौथा इंस्टॉलमेंट 15 मार्च। प्रीवियस ईयर में ही 4 इंस्टॉलमेंट में, ऐसा नहीं है एक साथ भर देना है। समझो आपका ये एस्टिमेटेड टैक्स 1 लाख आया, तो अब आप क्या करो, 1 लाख का 15% यहां पे भर दो, 15% ऑफ टैक्स पेएबल। यहां पे 45% टोटल भर देना, टोटल 45% टोटल भर देना। मतलब 15 पहले भर दिया है ना, तो अभी एक्स्ट्रा सिर्फ 30 भरो, सो टोटल हो गया 45। 75% यहां पे भर दो और 100% यहां पे भर देना। मतलब तुम देखो, गवर्नमेंट है ना तुमसे सारा का सारा टैक्स 15 मार्च तक लेना ही चाहती है। वो लोग ईयर खत्म होने का भी वेट नहीं करना चाहते हैं। अब अगर तुम ऐसे असेसी हो जो 44 AD या ADA में जा रहा है, प्रिजम्पटिव इनकम, 3 सेक्शंस थे वहां पे, एक बिजनेस के लिए था, एक प्रोफेशन के लिए था और एक GTA के लिए था। GTA वाले को छोड़ दो। अगर तुम ये 2 सेक्शन में जा रहे हो तो तुम एक काम करना, तुम्हें पहली 3 इंस्टॉलमेंट एप्लीकेबल नहीं है, बस लास्ट इंस्टॉलमेंट में भर देना सब कुछ। तो ये अदर असेसी के लिए है और ये 44 AD एंड ADA के लिए। सो आप अगर समझ पा रहे हो तो 1 लाख अगर आपका एस्टिमेटेड टैक्स आ रहा है तो पहला इंस्टॉलमेंट 15,000 होगा, फिर 30,000, फिर 30,000 और लास्ट 25,000। ये आपको पेमेंट करनी है। अब क्वेश्चन क्या आ रहा है कि सर क्या हम ये इंस्टॉलमेंट जो अपने को दी है कम ज्यादा कर सकते हैं? 100% कर सकते हैं। समझो तुमने 15% भर दिया, 15,000 रुपया, तुम्हारा एस्टिमेटेड टैक्स 1 लाख आ रहा है। फिर तुम्हें लग रहा है कि नहीं भाई हमने एस्टिमेट थोड़ी सी गलत कर दी, हमारी इनकम और बढ़ जाएगी, तो हमारा नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट अगर ये 15,000 है तो ये 30,000 होना चाहिए, एक्स्ट्रा 30। बट क्या तुम इधर 60,000 भी पे कर सकते हो? यस। क्या तुम इधर 10,000 भी पे कर सकते हो? यस, तुम्हारे ऊपर है। कहीं पे भी आपको एस्टिमेट सबमिट करने की जरूरत नहीं होती है।
आप अपने हिसाब से एडवांस टैक्स भरो, 15 तारीख तक आप जितना भर पाओ उतना भरो। बाद में गवर्नमेंट ने प्रोविजंस रखे हैं कि अगर आपका एडवांस टैक्स का शॉर्ट पेमेंट हुआ या अगर आपके एडवांस टैक्स का नॉन पेमेंट हुआ तो हम आपको लगा देंगे इंटरेस्ट। कौन सा? वो 234ABC वाला। आप अपने हिसाब से एडवांस टैक्स भरो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं प्रैक्टिकली हम लोग क्या करते हैं। लास्ट ईयर देखते हैं बंदे ने कितना टैक्स भरा था, लास्ट ईयर में थोड़ा सा और इनकम ऐड करते हैं और टैक्स में थोड़ा सा एडिशन करके वो फाइनल अमाउंट करके भरना चालू कर देते हैं। जानबूझ के हम लोग थोड़ा सा टैक्स ज्यादा ही भरते हैं क्योंकि रिफंड लेना वो अच्छा है, कम भरेंगे इंटरेस्ट लगेगा, उससे अच्छा रिफंड ले लेंगे बाद में, तो थोड़ा सा टैक्स ज्यादा ही भर देते हैं। अब मेरा एक क्वेश्चन यह आ रहा है कि अगर हम 16 मार्च से लेके 31 मार्च तक कोई टैक्स भरे, ये फेज में अगर हम कोई भी टैक्स पे करें, क्या उस टैक्स को भी एडवांस टैक्स बोला जाएगा? तो आंसर इज यस, क्योंकि एडवांस टैक्स का मतलब इज टैक्स विच वाज पेबल इन असेसमेंट ईयर पेड इन प्रीवियस ईयर। हाँ, गवर्नमेंट को हमसे सारा टैक्स 15 तक चाहिए, बट दैट डज नॉट मीन कि 16 मार्च से लेके 31 मार्च तक जो टैक्स भरा वो एडवांस टैक्स नहीं है, वो भी एडवांस टैक्स ही है। अब एक पॉइंट ध्यान से समझो, ये तो आपकी ड्यू डेट्स हो गई। फोर्थ पॉइंट, अगर आप एक रेसिडेंट पर्सन हो प्लस आप एक सीनियर सिटीजन हो, अगर आप एक रेसिडेंट पर्सन हो प्लस अगर आपके इनकम के अंदर बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम नहीं है, मतलब यू आर नॉट अर्निंग इनकम अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन, यू आर अर्निंग इनकम अंडर द हेड सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स, अदर सोर्सेस, अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो फिर आप लोगों को एडवांस टैक्स के जो प्रोविजंस हैं वो नॉट एप्लीकेबल। अब मैं आपको थोड़े एग्जांपल्स देता हूं, समझो कि आप रेसिडेंट हो, सीनियर सिटीजन हो, आपकी इनकम के अंदर सैलरी इनकम है और हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, और आपका जो एस्टिमेटेड टैक्स आ रहा है वो आ रहा है 8,000 रुपए का। सेकेंड एग्जाम्पल में सैलरी इनकम आपको आ रही है, कैपिटल गेन्स भी है, अदर सोर्स भी है, और आपका एस्टिमेटेड टैक्स आ रहा है 80,000 का। थर्ड केस में आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम है, कैपिटल गेन्स है एंड अदर सोर्स है, और आपका एस्टिमेटेड टैक्स आ रहा है 8,000 का। फोर्थ केस में बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम है एंड अदर सोर्स इनकम है, आपका एस्टिमेटेड टैक्स आ रहा है 80,000 का। केस को चेंज करते हैं, आप कोई अदर पर्सन हो, अदर पर्सन, आपकी सैलरी इनकम आ रही है प्लस हाउस प्रॉपर्टी इनकम आ रही है 8,000 का एस्टिमेटेड टैक्स, आपकी सैलरी इनकम आ रही है प्लस कैपिटल गेन्स इनकम आ रही है प्लस अदर सोर्स इनकम आ रही है 80,000 का टैक्स। बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम है प्लस कैपिटल गेन्स की इनकम है प्लस अदर सोर्स की इनकम है 8,000 का टैक्स, एंड बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है एंड अदर सोर्स की इनकम है और 80,000 टैक्स। आपको बताना है किधर किधर एडवांस टैक्स भरना पड़ेगा। बोलो, फर्स्ट केस में नहीं, सेकंड केस में नहीं, थर्ड केस में नहीं। अरे बेवड़े, 10,000 के ऊपर किधर है? एस्टिमेटेड टैक्स शुड बी मोर देन और इक्वल टू 10। फोर्थ केस में यस, बिजनेस होना चाहिए और 10,000 से ज्यादा तो ही एप्लीकेबल है इसको, नहीं तो एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा, अदर असेसी के केस में यहां पे नहीं, यहां पे, यहां पे, यहां पे अदर असेसी में तो कहने से इनकम नहीं देखनी है कौन सी है, सिर्फ एस्टिमेटेड टैक्स देखना है। आया ये समझ में? सो व्हाट इज एडवांस टैक्स? टैक्स पेबल इन असेसमेंट ईयर बट पेड इन, अगर आपकी एस्टिमेटेड टैक्स ऑन एस्टिमेटेड इनकम इज 10,000 और मोर
तो आपको टैक्स एडवांस में भरना पड़ेगा। एडवांस टैक्स भरना पड़ता है इन 4 इंस्टॉलमेंट्स, 15%, 45%, 75% एंड 100%। 44 एडी एंड एडीए के अंदर डायरेक्टली 100%। अगर आप रेसिडेंट हो प्लस आप सीनियर सिटीजन हो प्लस आपकी इनकम में बिजनेस इनकम नहीं है तो आपको एडवांस टैक्स एप्लीकेबल नहीं है। सो ये आपके एडवांस टैक्स के प्रोविजंस हैं। अब आ रहा है डी पॉइंट, और क्या तरीका है टैक्स भरने का? बस एक लास्ट तरीका है, क्या? सेल्फ असेसमेंट टैक्स। क्या है बोलो? मतलब क्या, जैसे ही साल खत्म हुआ ना तो अब तो अब आपको एक्चुअल इनकम पता चल जाएगी कितनी है। एक्चुअल इनकम पे आप टोटल टैक्स निकाल लो कितना आ रहा है, और इसमें से अब टीडीएस, टीसीएस एंड एडवांस टैक्स सब माइनस कर दो। अगर कुछ टैक्स बचा, अगर कुछ बचा तो ये भर दो। इसको हम बोलते हैं एसएटी, सेल्फ असेसमेंट टैक्स। तो आपको कोई पूछे टैक्स भरने के क्या क्या तरीके हैं, तो टोटल टैक्स भरने के 4 तरीके हैं, 4। पहला टीडीएस, दूसरा, तीसरा और चौथा। स्टेप नंबर 1 था कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स, स्टेप नंबर 2 इज पेमेंट ऑफ टैक्स। अब आ रहा है स्टेप नंबर 3, क्या करना है? फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स। आपको याद हो तो ये मैंने पहले भी एक बार स्टेप्स बताए थे आपको। फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स, आपको अब इनकम टैक्स के क्या फाइल करने पड़ेंगे? रिटर्न्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न्स। अब ये रिटर्न्स वाला कॉन्सेप्ट अपने को पढ़ना है। ये अपना नेक्स्ट चैप्टर है, प्रोविजंस फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। अब ये 3 स्टेप्स जो मैंने आपको सिखा है, स्टेप नंबर 1 कंप्यूटेशन, स्टेप नंबर 2 पेमेंट एंड स्टेप नंबर 3 फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स, ये तीनों स्टेप किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है? असेसिंग। भाई तू ये इनकम टैक्स एक्ट पढ़, तू अपनी इनकम कैलकुलेट कर, टैक्स कैलकुलेट कर, पेमेंट कर, रिटर्न फाइल कर। और अगर तुझे ये सब नहीं आता तो जा सीए के पास, तो तू सीए के पास जाके ये सब करवा काम। अब ये 3 स्टेप्स होने के बाद अपना काम खत्म। एक स्टेप नंबर 4 है बट वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, तो ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है? तो ये डिपार्टमेंट, दैट इज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, असेसमेंट बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। वो लोग आपका असेसमेंट करेंगे। अब वो लोग क्यों करेंगे असेसमेंट? तो अगर उनको लगा कि आपने चोरी की है तो वो लोग आपका असेसमेंट करेंगे। अब कोई भी असेसमेंट है ना, असेसमेंट स्टार्ट कैसे होती है? स्टार्ट तो वो लोग पहले आपको एक नोटिस भेजेंगे, और नोटिस में ये नहीं बोलेंगे आपने चोरी की है, नोटिस में बोलेंगे कि आपने जो रिटर्न फाइल किया है ना, उसमें सारी चीजें जो आपने बताई है ना, उसका हमें सब एविडेंसेस दे दो। तुम लोग आके तुम एविडेंस सबमिट करो पहले। ऐसा कभी भी ये नहीं बोलेंगे तुम गलत हो, पहले वो लोग प्रूव करेंगे तुम गलत हो। तो पहले आपसे सारे एविडेंसेस मंगवाए जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स, एविडेंसेस, आपने खर्चे किए होंगे तो वो खर्चों के बिल्स है, वो सब मंगवाए जाएंगे। और नोटिस भेज के तुम समझो, ऐसा नहीं होता है कि नोटिस भेज दिया और फिर काम खत्म। आप नोटिस भेजेंगे, आप सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करो, कहीं पे उनके लगा कि और भी डॉक्यूमेंट्स मंगवाने चाहिए, वापस वो लोग नोटिस भेजेंगे, वापस आप सबमिट करो। तो मल्टीपल नोटिस यू कैन रिसीव। बट कोई भी असेसमेंट स्टार्ट होता है बाय इशू ऑफ नोटिस, और कोई भी असेसमेंट एंड कैसे होता है? एंड बाय पासिंग ऑफ ऑर्डर। बीच में क्या होता है? ये नोटिस और ऑर्डर के बीच में होता है हियरिंग, सुनवाई जिसको हम बोल रहे हैं। सो आप जाके डॉक्यूमेंट सबमिट करो, वो लोग आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे, वापस कुछ डॉक्यूमेंट्स मंगाएंगे, वापस को सबमिट करो।
ये ऐसे पूरा वेरीफाई करते हैं वो। ऑर्डर में क्या होता है, ऑर्डर जब खत्म होता है तब तो पूरा असेसमेंट में क्या हुआ ना वो ऑर्डर में लिखते हैं वो लोग कि असेसी ने इस दिन अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल किया था, हमने उसको इस दिन पहला नोटिस भेजा, हमने उससे ये डॉक्यूमेंट्स मंगवाए, असेसी ने ये डॉक्यूमेंट सबमिट किए, बाद में हमने दूसरा नोटिस भेजा, ये डॉक्यूमेंट्स मंगवाए, वापस उसने ये सबमिट किया। और अब ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के हम ऐसा कंक्लूड करते हैं क्या कि असेसी ने 10 लाख की चोरी की है और हम उसकी इनकम 10 लाख रुपए से बढ़ा रहे हैं। ये लिखा जाता है ऑर्डर के अंदर। ये सर्च वारंट नहीं है मैडम। हाँ हाँ हाँ, तो ये नहीं आता है तभी, पहले वो बताता हूं मैं, आप 2 मिनट रुक जाइए, सिर्फ पहले समझो। असेसमेंट स्टार्ट होता है बाय इशू ऑफ नोटिस, असेसमेंट एंड होता है बाय पासिंग ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर समझा कैसा बनता है? अब देखो असेसमेंट है ना, असेसमेंट 2 टाइप की होती है, एक रेगुलर असेसमेंट होती है और एक होती है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। क्या होती है? बेस्ट जजमेंट एंड रेगुलर। व्हाट इज रेगुलर असेसमेंट? तो रेगुलर असेसमेंट में समझो असेसी जो है ना, असेसी उसने अपना रिटर्न फाइल कर दिया, फिर उसको नोटिस आया कि हम आपका असेसमेंट करना चाहते हैं, ये नोटिस का उसने रिप्लाई भी किया और फाइनली ऑर्डर पास हुआ। मतलब बहुत शांति से सब कुछ हो गया। आप डिपार्टमेंट से जब जब डिपार्टमेंट आपको कुछ पूछ रहा था आप उसका जवाब दे रहे थे, दैट इज अ बेस्ट जजमेंट, दैट इज अ रेगुलर असेसमेंट। व्हाट इज बेस्ट जजमेंट? आई विल गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ बेस्ट जजमेंट। पहला केस, असेसी ने अपना रिटर्न फाइल ही नहीं किया, उसके बाद डिपार्टमेंट ने उसको नोटिस भेजा और नोटिस भेज के डिमांड किया रिटर्न ऑफ इनकम कि भाई तू रिटर्न फाइल कर। ये नोटिस आया, असेसी ने ये नोटिस को किया इग्नोर, और अब डायरेक्टली कौन पास क्या कर देंगे? ऑर्डर पास कर देंगे। इस ऑर्डर को हम बोलते हैं बेस्ट जजमेंट। मतलब अब डिपार्टमेंट क्या बोलेगा, तेरे रिटर्न की हमें जरूरत नहीं है, हम तेरा असेसमेंट खुद ही कर रहे हैं। सो अगर तू हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेगा ना तो हम तेरा असेसमेंट तो कर ही देंगे। दूसरा एग्जांपल, असेसी ने अपना रिटर्न फाइल किया, उसको नोटिस गया फॉर रेगुलर असेसमेंट, इस नोटिस को असेसी ने वापस से इग्नोर किया, वापस से ऑर्डर पास हो जाएगा एंड दैट इज बेस्ट जजमेंट। बेस्ट जजमेंट मतलब हम खुद ही कर रहे हैं, तेरे को अभी जरूरत नहीं है बीच में आने की। तो शॉर्ट में अगर तुम डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेट पहले करोगे तो रेगुलर असेसमेंट होगा और नहीं करोगे तो बेस्ट जजमेंट। रिटर्न फाइल ही नहीं किया, उन्होंने नोटिस भेजा भाई रिटर्न फाइल कर, तूने वो नोटिस का ही रिप्लाई नहीं किया, हम कर रहे हैं असेसमेंट। तुमने रिटर्न फाइल कर दिया था, नोटिस आया फॉर रेगुलर असेसमेंट, आपने उसको इग्नोर किया, वो लोग असेसमेंट कर देंगे। अब ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट असेसमेंट बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये आप फाइनल में पढ़ोगे, ये पूरा फाइनल सीए में आएगा कि किस तरह से असेसमेंट्स होती है। अब सर्च जो है ना, सर्च पहले अंडरस्टैंड, सर्च इज नॉट एन असेसमेंट। पहले रेड पड़ती है लोगों के वहां पे, रेड पड़ने के बाद उसके वहां से जितने भी असेट्स हैं वो सीज करके हम लेके आते हैं, उसके बाद उसका असेसमेंट स्टार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं पोस्ट सर्च असेसमेंट। सर्च हो चुका उसके बाद का असेसमेंट, वो भी अलग टाइप का असेसमेंट है, बराबर। वो भी फाइनल में आता है कि किस तरह से रेड कंडक्ट होती है, किस तरह से रेड में क्या क्या रूल्स रहते हैं, रेड खत्म होने के बाद क्या करना रहता है, वो सब रूल्स है। तो आप जो सर्च वारंट बोल रहे थे ना, सर्च वारंट रेड स्टार्ट करने के लिए चाहिए। मतलब आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रेड
जो लोग करने जाते हैं ना उसका एक पूरा विंग रहता है, तो वो विंग के पास पावर होना चाहिए टू कंडक्ट अ रेड। तो इट इज लाइक अ हायरार्की इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो जो लोग रेड कंडक्ट करने जाते हैं ना, मतलब जो लोग घर पे सर्च करने जाते हैं, वो लोग अपने बॉस को, मतलब जो उसके ऊपर लोग हैं, उनसे सर्च वारंट लेंगे। तो ऊपर वाले जो ऑफिसर्स हैं वो ऑथोराइजिंग ऑफिसर्स हैं, वो लोग ऑथोराइज्ड ऑफिसर्स को सर्च वारंट देंगे। वो अभी समझो ये आर्यन ने इसको सर्च वारंट दिया, बोथ आर वर्किंग फॉर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ओनली, बट वो हायर अथॉरिटी है, ये लोअर अथॉरिटी है। ये सर्च कंडक्ट करेगा बट इसके पास पावर वहां से आएगा, तो वो इसको लिख के देगा, तब जाके ये सर्च वारंट लेके जाएगा। तो वो रेड स्टार्ट करने के लिए सर्च वारंट चाहिए। आप विदाउट सर्च वारंट रेड स्टार्ट नहीं कर सकते। मतलब अगर देव आप एक इनकम टैक्स ऑफिसर हो, किसी के भी घर पे आप बोल नहीं सकते मैं आया हूं रेड करने के लिए। आपके पास क्या चाहिए? पहले सर्च वारंट। सर्च वारंट आपको आपके सीनियर्स देंगे, बराबर, वो लोग आपको दे देंगे। फिर रेड कंडक्ट होगी। रेड में जो एरिया में रेड कंडक्ट होती है वहां के 2 रेप्यूटेड लोगों को बुलाया जाता है। क्यों? ताकि है ना वो जो पर्सन जिसके यहाँ पे रेड पड़ी है वो मुकरे नहीं, मतलब वो ऐसा ना बोले कि मेरे साथ गलत हुआ है। तो वहां के वो एरिया के जो भी 2 रेप्यूटेड लोग होते हैं उनको बुला के उनके सामने रेड कंडक्ट की जाती है। और लास्ट में रेड खत्म होते वक्त एक पंचनामा बनता है। पंचनामा क्या है कि रेड के वक्त हमें क्या क्या असेट्स मिले हैं, और वो जो 2 लोगों को बुलाया था ना उनकी साइन लीजी जाती है उस पर। ताकि क्या है कि ऐसा वो ना हो जाए, गलत ना हो जाए कल उठ के डिपार्टमेंट पे ब्लेम आ जाए कि यार ये लोग गलत कर रहे हैं हमारे साथ। समझा कि नहीं समझा? तुम रेड मूवी देखना, ये सीन उन्होंने बहुत केयरफुली यू कैन से इनकॉर्पोरेट किया हुआ है उसमें। अब एक वो मूवी देखते देखते आपको कितना समझेगा वो नहीं पता, बट ये सीन उसमें डाला है कि 2 लोगों को बुलाया है, वो 2 लोगों का साइन लास्ट में पंचनामा बनता है, तो वो सब होता है, साइन भी लिया जाता है। अब रेड खत्म हो गई, पंचनामा बन गया, मतलब रेड खत्म। रेड खत्म होने के बाद वो लोग सारे असेट्स लेके जाएंगे। लेके जाने के बाद आपका असेसमेंट स्टार्ट करेंगे, उसको हम बोलते हैं पोस्ट सर्च असेसमेंट। फिर वो लोग आपको नोटिस भेजेंगे और फिर आपको उसका रिप्लाई करना है। आया समझ में? बहुत इंटरेस्टिंग है ये सब, तुम फाइनल में पढ़ोगे। बट अभी तो इस साल तो इन्होंने इतने अमेंडमेंट्स कर दिए ना, वहां पे भी सर्च के केस में बहुत अमेंडमेंट्स कर दिए। 2003 में एक लॉ था, वो लॉ पहले हटा दिया 2003 में, जब तक एक अलग लॉ था, वो लॉ हटा दिया। उसके बाद नया लॉ लेके आए। नया लॉ लेने के बाद वापस से 2 साल पहले ही वापस से वो लॉ को चेंज किया, और अब ये लॉ को भी हटा के जो 2003 के पहले वाला लॉ था वो वापस डाल दिया है। सो बहुत चेंज कर दिया है अभी सर्च के केस में। बट ठीक है, वो है बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट, वो तुम फाइनल में पढ़ोगे, ठीक है। सो ये पूरा फाइनल का पार्ट है, ये चैप्टर ही पूरा फाइनल में आएगा, असेसमेंट। मैंने ये सब क्यों करवाया, रेगुलर, बेस्ट जजमेंट, असेसमेंट, क्योंकि इसका रेफरेंस है ना आगे आने वाला है 1-2 जगह पे, बस उतना ही अंडरस्टैंडिंग के लिए ही मैंने ये करवाया, बाकी जरूरत नहीं है। तो ये 4 स्टेप्स होते हैं कभी भी आप टैक्स पढ़ते हो ना तब। पहले टैक्स कैलकुलेट करो, पे करो, रिटर्न फाइल करो और असेसमेंट। अब पहले आप इतना लिख लेंगे, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। उनके पास पावर है। नुकसान हुआ तो बस वो नुकसान तेरा है भाई, चोरी भी तो की ना तूने। देखो आपको ना मैं सर्च वारंट बताता हूँ, रुको। ये देखो, एक फॉर्म है, ऐसे 3 फॉर्म आते हैं, एक 45 करके है, ये सर्च वारंट है। अब इसमें देखो, इसमें ना नीचे सारे पावर्स दिए हैं कि वो लोग क्या क्या कर सकते हैं सर्च के वक्त, तो इसमें सब है।
एक मिनट, एक पॉइंट है जहाँ पे लिखा होगा ब्रेक दी लॉक और सब लिखा होगा। हाँ, देखो ये एंटर कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, ये सब पावर्स है। टू सर्च, फिर यहाँ पे प्लेस मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, टू मेक, इसमें लिखा नहीं है, नहीं तो एक है ना पावर है उनके पास, उसे 132 में दिया हुआ है, ब्रेक दी लॉक, और यू कैन से जहाँ पे भी डोर और सब हो ना, तो वो सबको आप तोड़ भी सकते हो, तो वो सब पावर भी दिया हुआ है उनके पास। ये सब फॉर्म नंबर 45 है। फिर एक आता है 45A और एक आता है 45B, इसको हम बोलते हैं सर्च वारंट। तो जब भी सर्च होता है ना, तो उनके पास ये होना चाहिए, क्या फॉर्म होना चाहिए। फिर काफ़ी सारी चीज़ें आप इसमें भी रखते हो, पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहती है, तो वो सब आपसे पासवर्ड वासवर्ड भी मांग सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि आजकल क्या है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स और सब जो है वो सब तो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती है। कोई टैली वैली सॉफ्टवेयर में पासवर्ड्स आते हैं, तो वो सब भी आपसे मांग सकते हैं। तो ये सब उनके पास पावर्स है ड्यूरिंग सर्च। ये ABCD सब पॉइंट्स लिखे हैं ना, ये सब पावर्स है कि ये सारी चीज़ें वो लोग कर सकते हैं। आ रहा है समझ में? तो ये सब पढ़ोगे तुम लोग जब तुम फाइनल CA में आओगे तब। अभी अपन इंटर CA क्लियर कर ले पहले।
हो गया ये लिख के TDS।
रफली हाँ, मुझे एग्जैक्ट नहीं, पर 100 आवर्स में होता है, 100 dt से छोटा ही है ना। सेकेंड लेक्चर है कल से आईडीटी ना, कितने बजे? 4? अच्छा, मेरा 3:30 तक, 12 से 3:30।
अभी है ना, मेरा तो है ही ना। डन। चलो यहाँ पे ध्यान दो अभी। देखो ये एक सम है, आपको अभी सॉल्व करना है। मैं एक चीज आपको सिखा देता हूँ। अब है ना, अपन टीडीएस चैप्टर पढ़ेंगे आगे जाके, तो उसमें मैं आपको रेट ऑफ टीडीएस सिखाऊंगा, रेट। अब जैसे विनिंग्स आती है ना, विनिंग्स, तो उसमें रेट क्या होता है टीडीएस का? 30%। मतलब अगर सपोज कि आप केबीसी में चले गए, आपको 1 करोड़ की विनिंग्स आई, तो वो लोग आपको 1 करोड़ नहीं देंगे, वो लोग आपको 70 लैक्स ही देंगे। 30% काट के देते हैं वो लोग। तो अब विनिंग्स के केस में ये टीडीएस 14,000 लिखा है, ये नेट लिखा है। इसका मतलब ये अमाउंट जो आपको आया है ना, दैट इज नेट ऑफ टीडीएस। तो इसका मतलब तुम्हें समझ रहे, ग्रॉस अमाउंट कितना हुआ रहेगा? 20,000। कैसे पता चला 20? 14,000 इज कैन आई से ओनली 70% ऑफ द अमाउंट। तो इसका मतलब आपका 100% कितना हुआ रहेगा? 20,000। सो याद रखना, जब आप अदर सोर्स में विनिंग्स को टैक्स करोगे ना, तो आपको 20,000 लिखनी पड़ेगी इनकम, क्योंकि आपके लिए इनकम तो 20,000 है, उसमें से सिर्फ 6,000 टैक्स चला गया है। अच्छा, अब क्वेश्चन में दिया है बेसिक सैलरी 5,80,000। तो अब ये अमाउंट के अंदर देखो, कभी भी है ना, नेट अमाउंट दिया है कि ग्रॉस अमाउंट दिया है ना, वो क्वेश्चन में मेंशन करने चाहिए वो लोग। हाँ, तो अभी इधर कंप्यूटेड वर्ड नहीं है, देखो बेसिक सैलरी, तो इसका मतलब इसमें से आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन का इफेक्ट देना पड़ेगा। हाँ, क्या इसमें सैलरी में टीडीएस इंक्लूडेड है? टीडीएस ऑन सैलरी, तो यस, अपन ऐसा ही समझेंगे कि अपने को जो बेसिक सैलरी दी है वो
ग्रॉस बेसिक सैलरी दी है, टीडीएस इंक्लूड करके। अच्छा, विनिंग्स नेट दी हुई है, रेंट दिया हुआ है, तो इसमें भी अपने को स्टैंडर्ड डिडक्शन का इफेक्ट देना पड़ेगा। अच्छा, यहां पे लिखा होता सैलरी, ब्रैकेट में लिखा होता कंप्यूटेड, तो हम समझ लेते कि वो फाइनल आंसर है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लिखा होता तो वो फाइनल आंसर। तो अब मैंने आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन की, अब आपको ये सब एस्टिमेटेड इनकम दी हुई है, तो आप पहले तो नेट टोटल इनकम कैलकुलेट करो इसके बेसिस पे, और उस पर टैक्स निकालो कितना आ रहा है। अगर वो टैक्स जो आ रहा है वो 10,000 या उससे ज्यादा है तो फिर आपको एडवांस टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन एक याद रखना, जो आपका टोटल टैक्स आएगा उसमें से दो चीजें माइनस होगी, एक टीडीएस ऑन विनिंग्स और एक टीडीएस ऑन सैलरी। निकालो कितना आ रहा है एस्टिमेटेड टैक्स।